बैल गाइस, कैसे हैं आप। ये वीडियो इन विद्यार्थियों के लिए है जो 25 फरवरी 2026 को विज्ञान का पेपर देंगे यूपी बोर्ड में। ये आपके लिए मॉडल पेपर लाए हैं विज्ञान का 2026 का। इसमें हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले पढ़ेंगे बहुविकल्पीय नंबर 1, वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है। वक्रता त्रिज्या का मात्रक मीटर में मापा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। प्रतिरोधक का मात्रक ऐसा ही मात्रक क्या होता है। प्रतिरोधक का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। एक विद्युत चुम्बक का बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा है। इसके लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ है मुलायम लोहा। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विद्युत शक्ति P है तथा प्रतिरोध R से व्यक्त होता है तब वैद्युत धारा का कैसे व्यक्त की जाएगी। इसका सूत्र क्या होगा। इसका सूत्र होगा √P/R। डी ऑप्शन करेक्ट है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर हैं, माइनस की 15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस संभवतः कैसे होंगे। दोनों अवतल होंगे, दोनों उत्तल होंगे। तीसरा ऑप्शन है दर्पण अवतल होगा, जो शीशा अर्थात दर्पण जो है अवतल होगा तथा लेंस उत्तल होगा। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट है। सी पे करेक्ट कर दो। नंबर 6 प्रश्न, छठा प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा। पक्षमाभी के द्वारा। अभिनेत्र लेंस किसमें होता है, आँख के अंदर। नेत्र के लेंस को कहते हैं अभिनेत्र लेंस, और उसकी फोकस दूरी को परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है, पक्षमाभी के द्वारा। सी ऑप्शन सही। एम्पेयर सेकंड इस रेगिस्तान मात्रक है। इस रेगिस्तान में क्या भरा जाएगा। एम्पेयर सेकंड होता है आवेश का मात्रक। किसका मात्रक है, आवेश का। आवेश के दो मात्रक हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहला मात्रक है एम्पियर सेकंड, एक और मात्रक है आवेश का, उसको कहते हैं कूलाम। विद्युत आवेश के दो मात्रक होते हैं, कूलाम और एम्पियर सेकंड। यहाँ पे आवेश का मात्रक कौन सा है, एम्पियर सेकंड। अब 8 क्वेश्चन, शून्य पीएच वाला विलयन होता है अम्लीय। जिसका पीएच मान शून्य होता है वो अम्लीय होता है। अम्लीय क्षार का पीएच मान पैमाना देख लेते हैं क्या है। ये पीएच पैमाना है। इसमें 14 अंक होते हैं। 7 पर होता है उदासीन। यदि किसी विलयन में पीएच पैमाने को डालने पर 7 उसमें अंक आ जाए तो उदासीन हो जाएगा। अर्थात शुद्ध जल कैसा है हमारा, उदासीन है। शुद्ध जल अर्थात H2O का पीएच मान 7 होगा। शुद्ध जल हमारा क्या है, उदासीन। 7 से कम 0 तक, 7 से लेकर 0 तक क्या होंगे, अम्लीय। और 7 से ज़्यादा अर्थात 7 से अधिक 7 से 14 तक होंगे क्षारीय। 7 से नीचे आने पर, 7 से 0 की तरफ बढ़ने पर अम्लीय शक्ति क्या होती है, बढ़ती है, बढ़ती हुई अम्लीय शक्ति। और 7 से 14 बजाने पर क्या होगा, बढ़ती हुई क्षारीय शक्ति होगी। 7 से 14 तरफ बढ़ेंगे तो सारी शक्ति बढ़ती चली जाएगी। अर्थात जिसका पीएच मान 7 से और 0 के बीच में होगा वो क्या होगा, अम्लीय। और जिसका पीएच मान 8 से 14 के बीच में होगा वो होगा क्षारीय। तो यहाँ पर हमारा क्या दिया है, अम्लीय क्षारीय में शून्य पीएच वाला विलयन कैसा होगा, हमारा अम्लीय होगा, क्योंकि शून्य किस में आ रहा है, अम्लीय साइड में आ रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नमा जल की कठोरता को दूर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। धावन सोडा का। धावन सोडा को इस्तेमाल किया जाता है जल की कठोरता को दूर करने के लिए। 10वां प्रश्न, निम्न में से किस यौगिक में बंद COOH एक क्रियात्मक समूह है, किसके अंदर है। इसमें से जिसमें OA कमल लगा हुआ वही होता है COOH। COOH का मीन्स होता है OA कमल वाला सूत्र होगा कोई, तो सी वाला आइए, बिटनोइक अम्ल। OA कमल आ गया इसमें, अर्थात COOH इसमें होगा। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसका सूत्र कैसे बनाया देखो, बिटनोइक अम्ल। इसका सूत्र ये बन जाएगा। इसका सूत्र यहाँ पे एक कार्बन और आ जाएगा, इसका सूत्र बन जाएगा CH3CH2, ये बन जाएगा इसका सूत्र। ये है 4 कार्बन वाला। नैन अर्थात 11वां प्रश्न, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इसमें 10 सहसंयोजक आबंध होंगे। ये है प्रोपेन C जिसमें 3 C होंगे, प्रोपेन है, और एक एक बंध है, गिन लो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सहसंयोजक आबंध है इसमें। 12वां प्रश्न, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से निकलती है H2।
अर्थात H2 का मतलब हाइड्रोजन। ये वाला 10th वाला सही था। किसी भी धातु को अम्ल के साथ क्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है धातु। नंबर 13 प्रश्न में है, निम्न में से अभिकथन ए के कथन के बाद कारण आर का कथन दिया गया है, सही विकल्प चुनें। अभिकथन कहता है ए, कार्बन एकमात्र तत्व है जो बड़ी संख्या में यौगिक बना सकता है। कारण 2, इसका कारण क्या है? आर, कार्बन संयोजी होता है और श्रृंखलन काइनेटिक्स का गुण दर्शाता है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अभिकथन ए, कारण आर दोनों सत्य हैं और कारण आर अभिकथन की व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है ए ऑप्शन आपका। नंबर 14 प्रश्न पढ़ेंगे। नंबर 14 प्रश्न, स्त्री में लिंग गुणसूत्र होता है XX। गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन प्रक्रिया में भाग लेती है वो होती है वृक्काणु। गुर्दे को हम कहते हैं वृक्क और वृक्क को ही कहते हैं किडनी। इसकी क्रियात्मक इकाई क्या है? वृक्काणु। वृक्काणु से क्षमता है जो भी मूत्र, यूरिन वगैरह सब निकलता है। 16वां प्रश्न, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन में। श्वसन में हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पुष्प के नरभाग को डैश कहते हैं। पुष्प के नरभाग को पुमंग कहते हैं, पुमंग। ए ऑप्शन। मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है पूरे। डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में कौन जोड़ता है? ये डीएनए का तंतु है, इनको कौन जोड़ता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बंध से जोड़ा जाता है डीएनए के तंतु को। ये दिया है। अगला प्रश्न, पौधों में कायिक प्रबंधन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? तना। कायिक प्रबंधन क्या होता है? इसमें कलम वगैरह लगाई जाती है, गुलाब की कलम है, आम की कलम है, अमरूद की कलम लगाई जाती है, पेड़ बनाए जाते हैं नए नए वैरायटी के। तो उसमें कायिक प्रबंधन के लिए कौन सा उपयुक्त भाग होता है पौधे का? तना। अब उसके वर्णनात्मक प्रश्न नंबर 21, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र लिखिए। उत्तल दर्पण के कोई दो उपयोग भी लिखिए। इसका हम उत्तर बताते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र होगा 1/F बराबर 1/U प्लस 1/B। इसका सूत्र हो गया। उत्तल दर्पण के उपयोग क्या हैं? सबसे पहला उपयोग है, उत्तल दर्पण अपसारी होता है, अतः बाजारों में गलियों में लगे लैंपों का प्रकाश उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर अपसारी किरण पुंज के रूप में सड़क के काफी बड़े क्षेत्र को प्रकाशित कर देता है और छोटा दिखाता है इन वस्तुओं को जो सड़क के किनारे हैं या दिख रही हैं दर्पण के अंदर। उन वस्तुओं को छोटा छोटा दिखाया जाता है उसमें दर्पण के अंदर। इसका प्रयोग सड़क के किनारे रखे शीशों में होता है, दर्पण में प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा है, ट्रकों, बसों, मोटर कारों में ड्राइवर सीट के पास उत्तल दर्पण लगा होता है। गाड़ियों में, ऑटो में, बसों में, ट्रकों में ये उत्तल दर्पण ही लगा होता है, जिसमें ड्राइवर पीछे की तरफ देखता रहता है गाड़ियों का प्रतिबिंब कैसा बनना है, जिससे ड्राइवर अपने पीछे की बड़े दृष्टि क्षेत्र में बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों को छोटे रूम में देख सकता है उत्तल दर्पण के अंदर। उत्तल दर्पण अभिसारी होता है, मतलब बड़ी वस्तुओं को छोटा कर देता है, इसलिए बड़े बड़े ट्रक बस छोटी दिखाई देती हैं इसके अंदर, उत्तल दर्पण के अंदर। इसका व्यक्ति इस्तेमाल करता है, ड्राइवर करता है इसका इस्तेमाल ट्रकों, बसों, मोटर कारों में। सभी व्यक्तियों तथा गाड़ियों के प्रतिबिंब देख सकता है, आराम से देख सकता है इसमें। ये इसके दो उपयोग हो गए और ये सूत्र हो गया उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, घरों की वायरिंग के परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व है? आवश्यक परिपथ बनाकर स्पष्ट कीजिए। अब हम फ्यूज के बारे में विद्युत परिपथ में फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति के रूप में कार्य करता है। इसका महत्व क्या है ये देखिए। जब कभी घरों में बिजली की डोरी के दोनों तार विद्युत रोधी आवरण हट जाने के कारण एक दूसरे से छू जाते हैं अथवा बिजली के बहुत सारे उपकरण एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, तब परिपथ का विद्युत प्रतिरोध एकदम गिर जाता है तथा परिपथ में बहुत अधिक धारा बहती है। इससे इतनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है कि परिपथ के तारों में आग लग सकती है। कभी कभी किसी उपकरण की खराबी के कारण भी उसमें बहुत अधिक धारा आ जाती है, जिससे उपकरण जल सकता है। इस प्रकार के खतरों से बचने के लिए विभिन्न परिपथों की वायरिंग में फ्यूज तार लगाए जाते हैं। यह फ्यूज तार, एक एल सिरा एक एन सिरा, यह है फ्यूज। यह है वितरण बॉक्स, बिजली का वितरण बॉक्स। प्रत्येक फ्यूज तार में अधिकतम धारा वहन करने की एक क्षमता होती है। जब धारा इस निश्चित परिमाण से अधिक होती है तो फ्यूज तार गल जाता है और विद्युत परिपथ टूट जाता है, जिससे क्षति होने से बचा जा सकता है। इसलिए हम विद्युत फ्यूज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
23 प्रश्न, मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। किसी वस्तु का मानव नेत्र से प्रतिबिंब बनना किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर, मानव नेत्र एक प्रकार का कैमरा है। इसके द्वारा फोटो कैमरे की भांति वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेटिना कहाँ पर है। नेत्र के अंदर। ये नेत्र का चित्र है। इसमें सबसे पहले होगा, ये हमारा लेंस है, ये पुतली है, ये आयरिस है, ये कॉर्निया है। सबसे बाहर वाला होता है कॉर्निया, ये आयरिस होता है। इसके द्वारा प्रकाश अंदर जाता है आँख के। ये पुतली होती है। पुतली को नियंत्रित कौन करता है? आयरिस। आयरिस खुलता और बड़ा होता रहता है जिससे प्रकाश अंदर जाता है। यदि हम अधिक रोशनी में होंगे तो ये आयरिस जो है ये बंद कर देगा पुतली को जगह और कम रोशनी जा पाएगी आँख के अंदर। यदि हम अंधेरे में होंगे तो ये पुतली ये फैल जाएगी, आयरिस इसको फैला देगा, हमारे आँख के अंदर ज़्यादा प्रकाश प्रवेश करेगा। ये हमारा नेत्र लेंस है, इसको अभिनेत्र लेंस भी कहते हैं। इसके बाद हमारी पक्षमाभी काय है, ये है निलंबन स्नायु है ये। और इसके अलावा ये श्वेत पटल है, जो सफ़ेद भाग होता है आँख का उसे श्वेत पटल कहते हैं। ये रक्तक है, ये रेटिना है। फिर इसके अलावा गति का दृश्य क्षेत्र के केंद्र हैं ये। और ये दरक तंत्रिका है, ये हमारे मस्तिष्क अर्थात ब्रेन अर्थात दिमाग तक हमारा ये सिग्नल पहुंचाता है। आवेग को कौन पहुंचाता है? ऊपर दरक तंत्रिका। फिर हमारा मस्तिष्क अर्थात दिमाग कहता है कि कैसे देखना है। असल में जो भी प्रतिबिंब आँख के अंदर बनते हैं वो उल्टे बनते हैं। हमारा मस्तिष्क स्मृति के आधार पर उनको सीधा दिखाता है। ये अंध बिंदु है, यहाँ पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ये पीला पीला भाग क्या है? रेटिना। यहाँ पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनता है। ये है केंद्रीय धमनी और रेटिना की नसें हैं ये पूरा आँख का चित्र है। आप इसको सही से तैयार कर लीजिए। मानव नेत्र का गोलक क्या? अभी मैंने बताया था, ये गोलक है पूरा, ये पूरा गोलक है। इसमें देखिए, नेत्र गोलक की बाहरी अपारदर्शी कठोर परत को दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ पटल क्या है? सबसे पहला क्या है? दृढ़ पटल, ये रक्त पटल। नेत्र गोलक की बाहरी अपारदर्शी परत को दृढ़ पटल कहते हैं। ये श्वेत होता है। दृढ़ पटल नेत्र के भीतरी भाग की सुरक्षा करता है। इसके भीतरी पृष्ठे लगी काले रंग की झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। कॉर्निया क्या है? कॉर्निया देखो, ये बाहर वाला है कॉर्निया, ये है कॉर्निया सबसे बाहर, ये लिखा है कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? नेत्र गोलक के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है, ये उभरा हुआ भाग है थोड़ा सा, तथा पारदर्शी होता है, इसे कॉर्निया कहते हैं। प्रकाश इसी भाग से नेत्र में प्रवेश करता है। अगला पॉइंट इसका है आयरिस। कॉर्निया के पीछे की ओर रंगीन काली, भूरी अथवा नीली अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है जिसे आयरिस कहते हैं। इसके बीच में एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। ये पुतली है और दोनों साइड से क्या लगे हैं? ये ऊपर और नीचे, ये आयरिस है। ये बीच में क्या है? पुतली, ये बनी है पुतली। आयरिस ऊपर नीचे है, इसे पुतली कहते हैं। आयरिस का कार्य नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है, जैसा कि हमने आपको अभी बताया था। अधिक प्रकाश में यह संकुचित अर्थात सिकुड़ जाता है और पुतली को छोटा कर देता है ताकि कम प्रकाश आँख के अंदर प्रवेश कर सके, तथा कम प्रकाश में पुतली को फैला देती है आयरिस, जिससे नेत्र में जाने वाला प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है। नेत्र में यह क्रिया स्वतः होती है, अपने आप से ही होती है। इसका अगला भाग है नेत्र लेंस, ये अंदर रखा हुआ है। पुतली के पीछे पारदर्शी ऊतकों द्वारा बना हुआ एक द्वितल लेंस होता है जिसके द्वारा बाहरी वस्तुओं का उल्टा छोटा तथा वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के पीछे दृश्य पटल पर बनता है। लेंस मांसपेशियों की एक विशेष प्रणाली जिसे सिलरी प्रणाली कहते हैं द्वारा टिका रहता है। किसके द्वारा टिका है? सिलरी प्रणाली के द्वारा ये लेंस टिका हुआ है, यहाँ पर लगी हुई है। सिलरी प्रणाली के द्वारा टिका हुआ रहता है। ये पेशियां लेंस पर उपयुक्त दाब डालकर उसके पृष्ठों की वक्रता को बढ़ा घटा सकता है सिलरी, जिससे लेंस की फोकस दूरी कम या अधिक हो जाती है। इन पेशियों द्वारा लेंस पर ठीक उतना दाब पड़ता है कि बाहरी वस्तु का प्रतिबिंब दृश्यपटल अर्थात रेटिना पर स्पष्ट बने। दृष्टिपटल किसे कहते हैं? इसको देखते हैं। 5वां पॉइंट, नेत्र के भीतर पीछे की ओर रक्तपटल के ऊपरी पारदर्शी झिल्ली दृष्टिपटल कहलाती है। इस पर्दे पर विशेष प्रकार की तंत्रिकाओं के सिरे होते हैं जिन पर प्रकाश पड़ने से संवेदन अर्थात मैसेज सिग्नल उत्पन्न होते हैं। संवेदन को कहते हैं सिग्नल।
यह संवेदन तंत्रिकाओं के एक समूह जिसे दृष्टि तंत्रिका कहते हैं के द्वारा मस्तिष्क तक अर्थात दिमाग तक पहुँचते हैं। इसके द्वारा यहाँ पर सिग्नल वाले ये दृष्टि तंत्रिका द्वारा दिमाग तक ये मैसेज पहुँचा देंगे, सिग्नल को पहुँचा देंगी ये दृष्टि तंत्रिका। अगला है जलीय द्रव किसे कहते हैं। कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच के स्थान में जल के समान द्रव भरा रहता है जो अत्यंत पारदर्शी होता है। इसका अपवर्तनांक 1.336 अपवर्तनांक होता है। इसे जलीय द्रव कहते हैं। इसी प्रकार लेंस के पीछे की ओर दृश्य पटल तक एक स्थान गाढ़े प्रतिसर एवं उच्च अपवर्तनांक के द्रव से भरा होता है। इसे कंचाप द्रव कहते हैं। ये दोनों द्रव प्रकाश के अपवर्तन में लेंस की सहायता करते हैं। पीत बिंदु कैसे कहते हैं। दृष्टिपटल के मध्य में पीला भाग होता है जिस पर बना प्रतिबिंब बहुत ही स्पष्ट होता है। 8वां पॉइंट, अंध बिंदु क्या होता है। दृष्टिपटल के जिस स्थान को छेद कर दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं उस स्थान पर पड़ने वाले प्रकाश का दृष्टिपटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस स्थान को अंध बिंदु कहते हैं। मारन मित्र से बने प्रतिबिंब देखिए। ये रखी है वस्तु, इससे किरणें निकली, इस पर टकराई लेंस पर, इसे 3 लेंस पर लाइनें प्रकाश की किरणें टकराने के बाद यहाँ पर इससे लगी और यहाँ से 3 किरणें निकली जो जहाँ पर दोनों मिली यहाँ पर उल्टा प्रतिबिंब बन गया। ये उल्टा प्रतिबिंब हमारा दिमाग सीधा करके दिखाता है। ये आप देख लीजिए। नेत्र के सामने रखी किसी वस्तु से चली प्रकाश की किरणें कॉर्निया पर गिरती हैं तथा अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती हैं। कॉर्निया पर गिरी प्रकाश की किरणें फिर नेत्र में प्रवेश कर गई। फिर ये क्रमशः जलीय द्रव क्या होता है। जलीय द्रव ये होता है लेंस के और कॉर्निया के बीच में जो जलीय द्रव भरा हुआ से कहते हैं जलीय द्रव। और इसके यहाँ से रेटिना और लेंस के बीच में द्रव भरा हुआ होता है कहते हैं कंचाप द्रव। इसमें सब कंचाप द्रव होता है। जलीय द्रव को पार करती हुई लेंस कंचाप द्रव में होती हुई रेटिना पर गिरती हैं जहाँ वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनने का संदेश दृष्टि तंत्रों द्वारा मस्तिष्क में पहुँचता है जिससे यह प्रतिबिंब अनुभव के आधार पर सीधा दिखाई देता है। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 23। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24, ओम का नियम क्या है। इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ आरेख खींचकर कीजिए। इसका आंसर हम अभी जानते हैं। ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है। 2019, 2022, 2025 में यूपी बोर्ड में भी पूछा गया है। बहुत बार पूछा गया। वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओम का नियम क्या है देखिए। ओम के नियम के अनुसार जब भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप यानी तापमान समान रहें तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। यदि किसी चालक के सिरों पर लगा विभवांतर B तथा उसमें बहने वाली धारा I हो, विभवांतर B हो, I धारा हो, तब विभवांतर सीधे अनुपाती धारा के होगा। यह अनुपाती का निशान है। समानुपाती भी कहते हैं इसको, अनुपाती भी कह देते हैं। विभवांतर अनुपाती किसके, धारा के। विभवांतर को B से लिखते हैं और धारा को I से लिखते हैं, यानी कि B सीधे अनुपाती I के। यानी कि यदि हम अनुपाती का निशान हटाएं तो क्या आ जाएगा, बराबर स्थिरांक इसके बदले में आ जाएगा। B बराबर स्थिरांक गुणा ये वाला I। इस अनुपाती को हटाया क्या आया, बराबर स्थिरांक आया। इस स्थिरांक को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इस स्थिरांक को, इस वाले को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यदि प्रतिरोध R हो, इसको अगर हमने R कह दिया तो क्या होगा, B बराबर स्थिरांक हटाओ, यहाँ पर R लगाओ तो क्या बन जाएगा, B बराबर R गुणे I। यहाँ पर हम I को जो गुणा में है पक्षांतर करेंगे बराबर के निशान से तो I जो है भाग में आ जाएगा नीचे, तो R बराबर B बटे I। ये सूत्र बन गया ओम के नियम का। अतः यह नियम बताता है किसी परिपथ में प्रतिरोध उसके सिरों के बीच विभवांतर अर्थात वोल्टता तथा प्रवाहित धारा का अनुपात होता है। वोल्ट विद्युत विभवांतर की ऐसे मात्रक और धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर, इन दोनों के बीच में संबंध दिखाता है ओम का नियम। यदि हम विभवांतर तथा धारा में ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा आती है ग्राफ में। इससे भी ये प्रदर्शित होता है कि विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। सबसे पहले जानते हैं प्रतिरोध का मात्रक कैसे निकाला जाता है। वैसे प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसको कैसे निकालेंगे देखिए। सबसे पहले देखिए, प्रतिरोध का मात्रक निकालने के लिए प्रतिरोध का मात्रक बराबर विभवांतर का मात्रक बटा धारा का मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, धारा और विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो इसका क्या आ जाएगा, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट बटा एम्पियर भी हो जाएगा और एक मात्रक और ओम भी हो जाएगा प्रतिरोध का, ऐसा ही मात्रक।
इसे इस निशान के द्वारा दिखाते हैं। ओम का निशान ये है, ओम से प्रदर्शित करते हैं। एक ओम की परिभाषा दीजिए, इसका क्या अर्थ है देखिए। यदि किसी चालक के सिरों पर लगा विभवांतर 1 वोल्ट तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान 1 एम्पीयर हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाएगा। आर धारा और बी वोल्ट 1 वोल्ट लिया हमने, धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 1 एम्पीयर प्रवाहित हो रही है, तो इस काटेंगे हम तो 1 ओम निकल के आ जाएगा, इसी को हम 1 ओम कहते हैं। यदि किसी परिपथ में सिरों पर लगने वाला विभवांतर 1 वोल्ट हो और प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पीयर हो तो उसमें लगने वाला प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1 ओम कहलाएगा। ओम के नियम का सत्यापन क्या होगा, इस प्रयोग के लिए हमें चाहिए एक बैटरी, अमीटर, कुंजी, धारा नियंत्रक, प्रतिरोध तथा वोल्टमीटर। चित्र ए में देख सकते हैं, चित्र ए है, इसमें देखिए अनुसार लगाते हैं। प्रतिरोध में प्रवाहित धारा आई है, अमीटर से तथा प्रतिरोधक सिरों के बीच विभवांतर बी वोल्टमीटर द्वारा मापते हैं। अमीटर क्या मापता है, विद्युत धारा को अमीटर मापता है, और वोल्टेज को कौन मापता है, वोल्टमीटर। अर्थात विद्युत विभवांतर को कौन मापता है, वोल्टमीटर। ये हमारा विद्युत परिपथ को देखिए बहुत गौर से। ये बैटरी है, ये जो बड़ा डंडा खिंचा हुआ है ये, इसको प्लस देते हैं निशान, ये छोटे वाले को माइनस देते हैं। प्लस वाले से क्या निकल रहेगी, विद्युत धारा, जो आई लिख रहेगा इधर से लिख रहेगी विद्युत धारा, ऐसे चलेगी। ये क्या है, आई, ये आई हमारी विद्युत धारा है। और इस वाले से क्या लिख करेंगे, इलेक्ट्रॉन। ये माइनस के सिरे से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे, विद्युत धारा उसके विपरीत दिशा में चलती है। यदि इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं ऐसे तो धारा किधर चलेगी, धारा इसके विपरीत दिशा में चलती है, ये धारा चल रही है। ये हमारी बैटरी का निशान है, ये बैटरी बनी है। छोटा डंडा, बड़ा डंडा, छोटा डंडा, फिर से बड़ा बनाओ, बड़े पे प्लस लगा देना, छोटे पे माइनस लगा देना। ये बैटरी है, ये धारा का नियंत्रक है, और ये कुंजी है, स्विच जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। ये अमीटर है जो धारा को मापता है। ये प्रतिरोध लगा हुआ है, प्रतिरोध अर्थात तार। यहाँ पर बल्ब भी हो सकता है, फ्रिज, एसी, कूलर, पंखे, कुछ भी, प्रेस, आयरन, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर जिससे हम प्रेस करते हैं, या फ्रिज, पंखे, कुछ भी हो सकता है। ये प्रतिरोध तार होते हैं, यहाँ बिजली की खपत होती है, ये प्रतिरोध तार कहलाता है। इसके समांतर में वोल्टमीटर लगा हुआ है जो विद्युत विभवांतर को मापता है। ये हमारा बन गया है विद्युत परिपथ। ये हमारा ग्राफ बना हुआ है। ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष पे विभवांतर को लेंगे और वाई अक्ष पे धारा को लेंगे, और बीच में से ग्राफ जाएगा बिल्कुल सीधा। यही इसका ग्राफ का इसका सत्यापन कैसे होगा, प्रयोग करने के लिए कुंजी क्यू को लगातार जो कुंजी के है, कुंजी के को लगाकर धारा नियंत्रक की एक स्थिति के लिए प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर वोल्टमीटर द्वारा मापते हैं। इसी प्रकार धारा नियंत्रक द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा बदलकर अमीटर तथा वोल्टमीटर का पाठ्यांक पढ़ लेते हैं। अब विभवांतर को एक्स अक्ष पर तथा धारा को वाई अक्ष पर लेकर एक ग्राफ खींचते हैं। यदि यह सरल रेखा आता है, चित्र में देख सकते हैं बी वाले में सीधी रेखा आता है, तो क्या हो जाएगा, तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उनमें प्रवाहित धारा का सरल रेखीय ग्राफ कहलाएगा। यही हमारा, यदि ग्राफ सीधा आया तो ओम के नियम का पालन करता है, अर्थात चालक ओम के नियम का पालन करता है। यही हमारा ओम के नियम है, इसको आप जरूर याद करें। प्रश्न नंबर 25 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसके 2 अंक मिलेंगे। योगात्मक अभिक्रिया, इसको संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। इन दोनों के उत्तर हम अभी जानते हैं। का उत्तर है द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसको अवयव प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों, आयनों अथवा घटकों की अदला बदली यानी कि विनिमय हो जाता है तथा नए यौगिक बनते हैं, यह उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया यौगिकों के विलयन के मध्य होती है। इसका उदाहरण क्या है, जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में बेरियम क्लोराइड के विलयन में क्या मिलाते हैं, सोडियम सल्फेट। इसमें क्या मिलाएंगे, सोडियम सल्फेट मिलाएंगे, तब क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। Na हट के ये क्या लगेगा, Ba लगेगा। Na की जगह कौन लेगा, Ba, और इस Na की जगह कौन ले लेगा, Bs। और ये जो हमारा Na था, Na का चलेगा Cl के पास, तो बन जाएगा NaCl। Na जगह Na यहाँ पर लग गया और Ba आके यहाँ पर लग गया, अदला बदली हो गई, अर्थात हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाया।
ये बेरियम क्लोराइड ने जब अभिक्रिया की सोडियम सल्फेट से, तो बेरियम सल्फेट बना और सोडियम क्लोराइड बना। देखिए Na ने जगह ले ली Ba की और Ba ने जगह ले ली Na की, अदला बदली हो गई। इसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यह है 25 का 2 प्रश्न। संयोजन अभिक्रिया यानी कि योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है? संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ बनाते हैं या अणु बनाते हैं। उसे संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। सोडियम धातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके जलकर क्या बनाएगी? NaCl, सोडियम क्लोराइड, 2 Na प्लस Cl2, 2 NaCl। ये हमारा किसका उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित का IUPAC में नाम लिखिए। सबसे पहले इसकी सबसे बड़ी लाइन को सेलेक्ट करो। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की सबसे बड़ी लाइन यही है। तो उसमें देखो कौन सा समूह लगा हुआ है, इसको देख लो। 1 2 3 4, 4 पर लगा हुआ है मैथिल समूह, अर्थात 4 पर मैथिल समूह लगा हुआ है। तो इसे कैसे पढ़ेंगे? 4 कॉमा 4, 4 कॉमा 4, कितने मैथिल हैं? 2, तो कह देंगे डाई। 4 कॉमा 4 डाई। और क्या किस पर लगे हुए हैं? पूरी चैन का क्या है? 1 2 3 4 5, 5 पर क्या लगा हुआ है हमारा? OH। 4 कॉमा 4 डाई मैथिल, डाई मैथिल पेंटेनोइक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा इसका? डाई मैथिल पेंटेनोइक ये हो जाएगा पेंटेनोइक अम्ल। इसका नाम क्या हो गया? चार कॉमा 4 डाई मैथिल पेंटेनोइक अम्ल इसका नाम है। दूसरे का देखिए 1 2 3 4, दूसरे पे लगा, दूसरे पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 क्लोरो। इसका नाम हो जाएगा 2 इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो। कितने हैं? 1 2 3 4, 2 क्लोरो ब्यूटेनॉल, 2 क्लोरो ब्यूटेनॉल। इसका नाम है 2 क्लोरो ब्यूटेनॉल। आप इसको कर दीजिएगा बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर इसका दूसरा पार्ट है 26 का ही। संक्षारण किसे कहते हैं? धातु संक्षारण को रोकने के लिए विधियां लिखिए। इसका 26 का 2 संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण क्या होता है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता अर्थात नमी, जो पानी की नमी होती है उससे आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना संक्षारण के प्रमुख उदाहरण हैं। संक्षारण को हम किस प्रकार रोक सकते हैं? धातु पर पेंट कर दो, धातु को धोते रहो, ग्रीसिंग कर दो, इससे हम संक्षारण से बचा सकते हैं किसी भी धातु को। प्रश्न नंबर 27, एसिडीकरण से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। एथिल एसीटेट के जल अपघटन की समीकरण दीजिए। एसिटिक अम्ल के प्रमुख उपयोग का उल्लेख कीजिए। ये 6 अंक में आपसे पूछा जाएगा। इसका उत्तर भी हम एसिडीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जिस प्रकार अम्ल और क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं, उसी प्रकार अम्ल तथा अल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर तथा जल बनते हैं। इस अभिक्रिया को एसिडीकरण कहते हैं। कार्बोक्सिल अम्लों की एसिडीकरण प्रक्रिया प्रायः सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है। यह निर्जलीकरण तथा उत्प्रेरक दोनों का कार्य करता है। कौन? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकरण और इसका कार्य करता है उत्प्रेरक तक का, दोनों है ये। उसका उदाहरण समझ लेते हैं। क्या है? CH3COOH, इसे कहते हैं एसिटिक अम्ल, प्लस C2H5OH एथिल अल्कोहल। ये दोनों मिले किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 की। तो क्या बना हमारा? एथिल एसीटेट। इसको ही एस्टर कहते हैं। CH3COOC2H5 यही एथिल एसीटेट है, यही एस्टर है। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं एसिडीकरण। और प्लस जल बन गया हमारा, बाहर निकल गया। एथिल एसीटेट जल का अपघटन कैसे होगा? देखो, CH3COOC2H5 एथिल एसीटेट प्लस H2O प्लस H प्लस
CH3COOH अम्ल बना। जैसे हमने जल से अभिक्रिया देंगे क्या हो जाएगा, एक अम्ल बन जाएगा जो जिससे हमने बनाया एसिटिक अम्ल बन जाएगा, एक एथिल अल्कोहल बन जाएगा। जल का अपघटन अर्थात जल से तोड़ेंगे एसिटिक अम्ल को। अपघटन का मीन्स होता है तोड़ना। इसको हमने तोड़ दिया, किस में टूटा, ये CH3COOH और C2H5 में यह टूट गया। इसका उपयोग क्या है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है कृत्रिम सिरका बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका किया जाता है एसिड एस्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 28 ये कहता है प्रकाशानुवर्तन तथा गुरुत्वानुवर्तन को उपयुक्त चित्रों की सहायता से परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर देखते क्या है, बाह्य अर्थात बाहर के उद्दीपन। उद्दीपन क्या है, बाहर का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश क्या उद्दीपन है बाहर का। बाह्य उद्दीपन प्रकाश की अनुक्रिया के फलस्वरूप पादप यानी कि प्लांट या पेड़ या पौधे, फलस्वरूप क्या होगा, पौधे पादप अंग की वृद्धि प्रकाशानुवर्ती कहलाती है। फिर से समझिए, बाह्य उद्दीपन प्रकाश की अनुक्रिया के फलस्वरूप पादप या पादप अंग की वृद्धि प्रकाशानुवर्ती वृद्धि कहलाती है। अर्थात जिधर प्रकाश होगा, जिधर से प्रकाश आ रहा होगा उधर ही ये टहनी मुड़ जाएगी पेड़ की, पौधे की, यही प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। फिर वो प्रकाश की ओर होगी, पिरोमिस लता चल रही है आगे पेड़ की, ये किधर होगी, सूर्य के प्रकाश की तरफ, जबकि और इसकी जड़ कहाँ होगी, जो पिरो होगी कहाँ की तरफ करेगी चलन, इसका कहाँ होगा, सूर्य के प्रकाश की तरफ, और पिरो का किधर होगा, सूर्य के प्रकाश की तरफ। अतः इसे धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। जब इसका मुड़ना यानी कि किधर को चलेगी, जहाँ से प्रकाश आ रहा है उधर ही जिसकी पिरो चलेगी, इसको कहते हैं धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहलाएगा। जबकि जड़ प्रकाश से दूर अंधेरे की तरफ की ओर वृद्धि व गति करती हैं, इसकी जड़ें हैं वो प्रकाश से दूर भाग रही हैं, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे गुरुत्वानुवर्तन। इसका चित्र आप बना देना, चित्र पूछा गया है। दूसरा गुरुत्वानुवर्तन क्या है, गुरुत्वीय उद्दीपन की अनुक्रिया के फलस्वरूप पादप की वृद्धि को गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ से लगता है, पृथ्वी से। पृथ्वी में जड़ें जाती हैं, तो जड़ें क्या दिखा रही हैं, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। और जो पिरो जो टहनी है वो कहाँ जा रही है, धरती से दूर जा रही हैं, पृथ्वी से दूर जा रही हैं ऊपर को, तो ये क्या है हमारा ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन संबंधित गति गुरुत्वानुवर्तन कहलाती है। पादप की जड़ें धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन जबकि पिरो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन दर्शाती हैं। अर्थात जड़ें गुरुत्व की दिशा में तथा पिरो गुरुत्व की दिशा से के अलग यानी कि दूर वृद्धि करती हैं। ये हमारा हो गया। पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 29 ग्रीन हाउस प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 4 अंक में पूछा गया है, इसका उत्तर हम जानते हैं। अब ग्रीन हाउस प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। पृथ्वी ऊष्मायन पर टिप्पणी लिखिए। जब सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर पड़ता है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बीच में आ जाती है रास्ते में, फिर पड़ने वाला प्रकाश जो है वापस जाना चाहता है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड उसे रास्ते में रोक लेती है, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ने लगता है। इसी को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। CO2 कौन सी गैस है, ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। यही हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है, जिससे ऊष्मा बढ़ जाएगी पृथ्वी की और क्या हो जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा। CO2 की बढ़ती सांद्रता अर्थात जितनी CO2 बढ़ेगी अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतने क्या होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ जाएगा। CO2 की बढ़ती सांद्रता ग्रीन हाउस प्रभाव डालती है। आमतौर पर जब CO2 की सांद्रता सामान्य हो तब पृथ्वी का ताप तथा ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने के लिए ऊष्मा पृथ्वी से परावर्तित हो जाती है, परंतु CO2 की अधिक सांद्रता पृथ्वी से लौटने वाली ऊष्मा को परिवर्तित होने से रोकती है, इससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने लगती है। इसको ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इसके अलावा कुछ ऊष्मा पर्यावरण में उपस्थित पानी की भाप से भी रुकती है। लगभग 100 वर्ष पहले CO2 की पर्यावरण में सांद्रता कितनी थी, लगभग कितनी थी, 110 ppm थी, परंतु अब बढ़कर लगभग 350 ppm तक पहुंच गई है। आज से करीब 40 वर्ष बाद यह सांद्रता 450 ppm तक पहुंच जाने की संभावना है। इससे पृथ्वी के ऊष्मायन में वृद्धि हो सकती है। पृथ्वी के ऊष्मायन का प्रभाव ध्रुवों पर, ध्रुव मीन्स जो पृथ्वी के किनारे होते हैं जहाँ पर बर्फ़ जमी होती है उसे ध्रुव कहते हैं, इसका प्रभाव ध्रुवों पर सबसे अधिक होगा। इनकी बर्फ़ पिघलने लगेगी। एक अनुमान के अनुसार सन 2050 तक पृथ्वी का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है, जिससे समुद्र के निकटवर्ती यानी कि समुद्री किनारे वाले क्षेत्र जो हैं, जैसे शंघाई चीन का, सैन फ्रांसिस्को आदि शहर प्रभावित होंगे। उत्तरी अमेरिका सूखा तथा गर्म प्रदेश बन सकता है। विश्व भर का मौसम बदल जाएगा। भारत में मानसून के समाप्त होने की संभावना है। विश्व भर में अनाज के उत्पादन में भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। फल सब्जी आदि के उत्पादन में इसका प्रभावित होंगे। सबसे बढ़ते तापमान से पादप तथा पादप मीन्स पेड़ पौधे यानी कि पादप
पादप तथा जीव जंतुओं की जीवन रेखा क्रियाएं भी प्रभावित होंगी। ये हमारा रहा ग्रीन हाउस। प्रश्न नंबर 30, आनुवंशिकता को परिभाषित कीजिए। इसकी खोज कब और किसने की थी? इसका उत्तर 30 का है, कुछ ऐसे लक्षण सभी जीवों में होते हैं जो उन्हें अपने जनकों अर्थात उनके माता पिता से प्राप्त होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते ही रहते हैं। इन लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। इन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या एक जीव से दूसरे जीव में जाना आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता को अंग्रेजी में हेरिडिटी कहते हैं। आनुवंशिकता के कारण ही पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में समानता बनी रहती है। इसी कारण मनुष्य की संतान अब हमेशा मनुष्य ही रहेगी, बंदर की संतान बंदर रहेगी, गाय की संतान गाय ही रहेगी। संतान का मीन्स होता है यहाँ पे औलाद। हाथी की संतान सदैव हाथी ही रहेगी। विज्ञान की उस शाखा को जिसमें आनुवंशिक लक्षणों के माता पिता से संतान में आने की रीतियों का अध्ययन करते हैं, आनुवंशिकी कहलाती है। इसकी खोज किसने की थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने सन 1866 ईस्वी में की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद करें। 31 प्रश्न, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पर निबंध लिखिए। 6 अंक का पूछा गया अथवा में और पूछा गया। इसी में आपके पास ऑप्शन है, एक और है, ये नहीं कर पाओ तो ये वाला कर देना। मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए। इसको हम जानते हैं। मेंडल ने मटर के विभिन्न गुणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया और संकरण प्रयोग से प्राप्त परिणामों के आधार पर वंशागति के महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले। उनके बाद जब डी वरीज, कार्ल कॉरेंस तथा एरिक वॉन शर्मैक नामक 3 वैज्ञानिकों ने अलग अलग मेंडल जैसे प्रयोग किए तथा उनसे मेंडल के काम की पुष्टि हुई। मेंडल के काम की पुष्टि कितने 3 वैज्ञानिकों ने की? डी वरीज, कार्ल कॉरेंस, एरिक वॉन शर्मैक ने मेंडल के काम को आगे बढ़ाया था। तब जाकर मेंडल का सिद्धांत प्रकाश में आ सका। मेंडल के सैद्धांतिक बिंदुओं का ही तीनों वैज्ञानिकों ने नियमों के रूप में प्रतिपादन किया। इन्हें मेंडल के आनुवंशिकता के नियम से जाना गया। ये नियम निम्नलिखित एक लक्षण तथा प्रभावता का नियम। जीवों में सभी लक्षण इकाइयों के रूप में होते हैं। इन्हें कारक जी कहते थे मेंडल के दौर में, अब इसको जीन कहते हैं। प्रत्येक इकाई लक्षण कारकों के एक युग्म से नियंत्रित होता है। वास्तव में इसमें से एक कारक मातृक अर्थात माता की तरफ से, दूसरा पैतृक अर्थात पिता की तरफ से होते हैं। दोनों कारक, एक पिता की तरफ से, एक माता की तरफ से। युग्म के दोनों कारक एक दूसरे के विपरीत प्रभाव के हो सकते हैं, किंतु उनमें से एक ही कारक अपना प्रभाव प्रदर्शित कर सकता है, दूसरा छिपा रहता है। जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी संतानों में इन लक्षणों में से एक लक्षण ही परिलक्षित होता है और दूसरा दिखाई नहीं देता है। पहले लक्षण को प्रभावी तथा दूसरे लक्षण को अप्रभावी कहते हैं। उदाहरण देखिए, जब शुद्ध समयुग्मजी गुणसूत्रों में एक ही प्रकार के लक्षणों की उपस्थिति लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों के मटर के पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है तो प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 में विपरीत लक्षणों में से केवल एक लक्षण अर्थात लंबापन ही दिखाई देगा जो प्रभावी है दिखाई देता है और अप्रभावी लक्षण बौनापन छिपा रहता है। F1 पीढ़ी के संतान पौधे विषमयुग्मी अर्थात बड़ा टी छोटा टी होते हैं। शुद्ध लंबे पौधे, शुद्ध बौने पौधे, तो क्या लेकर के आया? शुद्ध लंबे पौधे टी हैं, शुद्ध बौने पौधे छोटे छोटे टी हैं, तो दोनों मिले क्या बना हमारा टी। 4 बनेंगे ये। तो सब कैसे बनेंगे? संकर लंबे पौधे बनेंगे। ये F1 पीढ़ी है। प्रभावित नियम का स्पष्ट होगा किसका प्रभाव ज़्यादा है? जो लंबे पौधे हैं। अगला, लक्षणों के पृथक्करण का नियम। जब F1 पीढ़ी के विषमयुग्मी पौधों में स्वपरागण कराया जाता है तो दूसरी पीढ़ी F2 की संतानों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। पृथक्करण का मीन्स होता है चिपक के चले जाते हैं लक्षण। इसे लक्षणों के पृथक्करण का नियम कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रथम पीढ़ी में साथ साथ रहने पर भी लक्षणों का आपस में मिश्रण नहीं होता है और युग्मज निर्माण के समय से ये लक्षण क्या होंगे? समय से ये लक्षण अलग अलग हो जाते हैं अर्थात युग्मजों की शुद्धता बनी रहती है। इसलिए इस नियम को युग्मों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इसके आगे दिया, लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। गोल व पीला, झुर्रीदार व हरे बीज लिएगा मटर के। गोल पीले का निशान ये है, आर बड़ा आर बड़ा भाई, छोटा आर छोटा भाई छोटा आई, झुर्रीदार व हरे के लिए ये इनमें लक्ष्य कराया गया। तो क्या लिख ले? 9 का अनुपात निकला गोल व पीले वाले दोनों बीजों का। गोल व हरे का निकला हमारा 3, झुर्रीदार पीले बीज मटर के निकले 3, झुर्रीदार हरे निकला 1। ये सब क्या प्रभावी, ये अप्रभावी, ये प्रभावी, ये अप्रभावी, ये F2 पीढ़ी हो गई।
इस नियम को मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस से स्पष्ट किया। इसके लिए उन्होंने दो प्रकार के मटर के पौधों को चुना। एक प्रकार के पौधे के बीज का आकार गोल तथा रंग पीला था। दूसरे प्रकार के पौधे का बीज का आकार झुर्रीदार तथा रंग हरा था। इन दो विपरीत प्रकार प्रभाव के लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराने पर जो प्रथम संततियाँ पीढ़ी प्राप्त हुई उसमें सभी बीज गोल तथा पीले थे। इस पीढ़ी F1 के 100 परागणों से उत्पन्न द्वितीय संतानीय पीढ़ी F2 में 4 प्रकार के बीज पाए गए। गोल व पीले, गोल व हरे, झुर्रीदार व पीले, झुर्रीदार व हरे। उपरोक्त 4 प्रकार के बीजों को प्राप्त होने से यह स्पष्ट होता है कि F2 पीढ़ी की संतानों में दोनों लक्षण गोल आकार व पीला रंग तथा झुर्रीदार आकार व हरा रंग जो जनकों में एक साथ थे, संकरण से प्राप्त F1 पीढ़ी में अलग अलग लक्षणों के प्रभाव से पृथक हो गए तथा F2 पीढ़ी में ये स्वतंत्र रूप से संयुक्त होकर प्रकट हुए। इसी कारण झुर्रीदार बीजों के साथ पीला रंग भी और गोल बीजों के साथ हरा रंग भी प्रकट हुआ। इससे यह स्पष्ट होता है कि लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। एक लक्षण की वंशावृद्धि दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। यहाँ बीज के आकार व रंग की F2 पीढ़ी में अनुपात क्या है? 9:3:3:1। ये आपका पूरा पेपर सॉल्व हो गया। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अदर फ्रेंड के साथ शेयर करें। धन्यवाद।